वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 6 की यूनिट नंबर 6 इसका एक टेक्स्ट है, एक पोएम है जिसका नाम है वर्क। सिंपल मीनिंग है इसका काम। तो इस पोएम के अंदर जो पोइट है हेनरी वैन डाइक, ये जो काम के लिए लगन है या इत्मीनान है उसके बारे में ज़ोर दे रहा है कि आप अपने काम से कैसे मुतमिन हो सकते हैं और उसमें अपनी जो लगन कैसे डाल सकते हैं। तो चलें इसकी रीडिंग पे चलते हैं। When we look at our work as a burden, जब हम अपने काम को एक बोझ समझते हैं, उसकी तरफ एक बोझ से देखते हैं, we can quickly become discouraged। तो हम जो है बहुत ही जल्दी डिस्करेज हो सकते हैं, मायूस हो सकते हैं, एंड डिसकंटेंटेड और गैर मुतमिन हो सकते हैं। ऑफन अक्सर पीपल विश दे डिड नॉट हैव टू वर्क। लोग ख्वाहिश करते हैं कि उनको काम ना करना पड़े, बट देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन बीइंग एबल टू वर्क। लेकिन जो है काम करने के काबिल होना भी एक नेमत है, एक अल्लाह की नेमत है। टू हैव अ जॉब इज़ टू हैव अ गिफ्ट। एक नौकरी होना जो है या मुलाजमत होना एक तोहफ़ा होना है। हेनरी वैन डाइक जो पोइट हैं, चैलेंजेस हिमसेल्फ, अपने आप को ललकारते हैं, चैलेंज करते हैं, एंड अदर्स और दूसरों को, टू चेंज द वे वी लुक एट आवर जॉब्स, उस तरीके को बदलने पे जिस तरह हम अपनी मुलाजमतों को देखते हैं। तो हम लोग जो है अपनी मुलाजमतों को अपने ऊपर बोझ और मुश्किल समझते हैं। तो वैन डाइक जो हैं यहाँ पे पोइट, तो वो एक अलग नज़रिए से इनको समझने के बारे में इस पोइम में हमें बताएंगे कि आप जॉब्स को एक अलग नज़रिए से देखें। जब एक पैशन से इनको देखेंगे या इनमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इवन व्हेन वर्क इज़ चैलेंजिंग, हता कि जब काम क्या हो, मुश्किल हो, एग्जॉस्टिंग एंड टीडियस, इन दोनों का मतलब है थकाने वाला, थकावट वाला हो, और ओवरवेलमिंग या ज़ोरावर हो। लेट्स लुक एट द ब्लेसिंग वी हैव। आए जो है देखते हैं उन नेमतों की तरफ या सादतों की तरफ जो हमारे पास हैं। तो ये पोइम है एक वर्क। चलें उसकी ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। दो स्टेंजा जो है इस पोइम के हैं। फर्स्ट लाइन है, लेट मी बट टू माई वर्क फ्राम डे टू डे। जो है मुझे करने दो मेरा काम जो है रोज़ के रोज़, मुझे काम करने दो लेकिन रोज़ के रोज़। इन फील्ड आर फॉरेस्ट, खेत में या जंगल में। एट द डेस्क आर लूम, किसी डेस्क के ऊपर बैठ के या मशीन के ऊपर। लूम जो है एक मशीन होती है जिसको करगा या खड्डी भी कहते हैं, जिससे चादरें या कपड़ा जो है पुराने ज़माने में बनाया जाता था। इसकी पिक्चर में यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि अटैच कर दूँ। तो कह रहा है कि मुझे काम करने दो अपना रोज़ के रोज़, चाहे वो खेत में हो या चाहे जंगल में हो, चाहे मशीन पे हो या डेस्क पे हो। इन रोरिंग मार्केट प्लेस और ट्रैंक्विल रूम, चाहे वो शोर करते हुए बाजार में हो या पुरसकून कमरे में हो। चाहे हालात जैसे भी हों, मुश्किल हों या आसान हो, मुझे अपना काम रोज़ के रोज़ करने दो। लेट मी बट फाइंड इट इन माई हार्ट टू से, जो है मुझे ढूंढने दो अपने दिल में और मुझे ये कहने दो, ठीक है, मेरे दिल से मुझे ये कहने दो। वैन वैग्रेंट विशेज़, वैग्रेंट कहते हैं जो फजूल होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस जो है जो फजूल ख्वाहिशात होती हैं। बैकन मी एस्ट्रे, जो है मुझे गुमराह करती हैं। जब मैं काम कर रहा होता हूँ और मेरे जहन में फजूल जो हैं, बेकार जो हैं ख्वाहिशात मेरे जहन में आती हैं और मुझे अपने काम से गुमराह करने पे माइल करती हैं। दिस इज़ माई वर्क, ये मेरा काम है। माई ब्लेसिंग नॉट माई डूम, मेरे लिए एक नेमत है, एक सादत है, ना कि सज़ा या बदला। कुछ लोग जो है अपने काम को सज़ा समझते हैं कि ये हमारे लिए एक मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको अपने लिए नेमत समझेंगे, अल्लाह की नेमत समझेंगे, तो वो आपको उसमें काम करने में मज़ा आएगा। वो आपकी ड्यूटी जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो कह रहा है कि ये मेरी सादत है, ना कि मेरे लिए सज़ा या बदला है। तो ये ब्लेसिंग जो है एक मेटाफर यूज़ हुआ है, इस्तारा यूज़ हुआ है किसके लिए? वर्क के लिए, काम के लिए। ऑफ ऑल हु लिव, वो तमाम जो रहते हैं, मतलब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो ज़िंदा रहते हैं। आई एम द वन बाय होम, मैं उन तमाम में से एक हूँ। दिस वर्क कैन बेस्ट बी डन, ये काम जो है बेहतरीन हो सकता है। इन द राइट वे, ठीक तरीके से। अच्छा, इस स्टेंजा को मैं दोबारा देखूँ तो यहाँ पे इसी स्टेंजा के अंदर जब कहा गया था दिस इज़ माई वर्क इज़ माई ब्लेसिंग नॉट माई डूम, तो ये सेंट्रल फ्रेज़ आइडिया है, क्योंकि जो वर्क की डेडिकेशन है, कंटेंटमेंट है, उसके बारे में पोइट बता रहा है। तो रेजिस्टिंग डिस्ट्रैक्शन एंड स्टे फोकस्ड, तो वो हमें कहना चाहता है कि जो आपके डिस्ट्रैक्शंस आती हैं,
बेकार ऐसी चीज़ें या ख्वाहिशात आती हैं जो आपको अपने काम से हटाना चाहती हैं, तो उनको क्या करें आप दूर करें और अपने काम के ऊपर फोकस करें। इसी तरह इसी लाइन में एक पर्सनिफिकेशन भी आई थी, वैग्रेंट विशेस बेकन मी एस्ट्रे, जो ख्वाहिशात हैं मुझे गुमराह करती हैं, गुमराह करने पे माइल करती हैं। तो गुमराह करने पे माइल तो इंसान करता है, तो इंसान की खूबी जो है वो ख्वाहिशात को दी गई थी, इस वजह से वो पर्सनिफिकेशन थी। नेक्स्ट स्टेंजा है सेकंड, देन शैल आई सी इट नॉट टू ग्रेट नॉट स्मॉल। फिर मैं जो है इसको देखूंगा ना बहुत बड़ा या छोटा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, टू सूट माई स्पिरिट एंड टू प्रूव माई पावर्स, जो है मेरे जो रूह है या जज्बे के मुताबिक मैं ये काम को ये नहीं देखूंगा कि वो बड़ा है या छोटा है, मेरी जो रूह है, जज्बा है, या मेरा जो दिल का सुकून है उसको ये सूट करता है या नहीं, या मेरी जो ताकत है उसको ये प्रूव करता है या नहीं, मतलब मैं कमज़ोर हूँ, ये मेरे करने के काबिल है या नहीं, असल में इसका ये मतलब हो सकता है। देन शैल आई चीयरफुल ग्रीट द लेबरिंग आवर्स, फिर जो है मैं बड़ी खुशी के साथ इस्तकबाल करूँगा अपने लेबरिंग आवर्स, जो काम करने वाले घंटे होते हैं। तो कहता है कि मैं काम को ये देखूँगा कि वो ना देखूँगा कि वो बड़ा है या छोटा है, क्या मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, या मेरी जो जिस्मानी ताकत है उसके मुताबिक है या नहीं, मैं जो है खुशी के साथ इसका इस्तकबाल करूँगा, चाहे मुझसे वो ताकतवर भी क्यों ना हो, चाहे वो मेरी रूह के मुताबिक ही क्यों ना हो, मैं फिर भी उसका इस्तकबाल खुशी से करूँगा। एंड चीयरफुल टर्न व्हेन द लॉन्ग शैडोज फॉल, और खुशी से मुड़ूंगा, मतलब घर को आऊँगा काम के बाद, जब जो है लॉन्ग शैडोज फॉल, जो लंबे लंबे साए होते हैं वो गिर जाएंगे, मतलब कि सूरज ख़त्म ढल जाएगा, शाम हो जाएगी, तो मैं फिर जो है खुशी से वापस आऊँगा। एट इवेंटाइड, इवेंटाइड कहते हैं डस्क या शाम को, वो सिचुएशन जब सूरज डूब रहा होता है। तो एट एवेंटाइड शाम के वक्त, टू प्ले मैं वापस आऊँगा, किस लिए, खेलने के लिए, एंड लव और मोहब्बत करने के लिए, एंड रेस्ट और आराम करने के लिए, बिकॉज आई नो क्योंकि मैं जानता हूँ, फॉर मी मेरे लिए, माई वर्क इज़ बेस्ट मेरा काम जो है वो बेहतरीन है। तो एक इंटरेस्टिंग वे में अपना मैसेज जो है हेनरी वैन डाइक ने पहुंचाया कि अपने काम को बोझ ना समझो, ये ना समझो कि बहुत बड़ा है काम, बहुत छोटा है, मेरी जो है ताकत है इसको करने की या नहीं करने की। जब तुम खुशी के साथ उसको काम करने को स्टार्ट करोगे तो ख़ुद ब खुद वो जो है आपके लिए एक लगन बनेगा, इत्मीनान बनेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो इमेजरी कहाँ कहाँ यूज़ हुई है। इमेजरी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जब आप उसको पढ़ें तो आपके जहन में जो है उसकी इमेज बने। जैसे फील्ड और फॉरेस्ट, खेत और जंगल, या बाज़ार या डेस्क, लूम और रूम, ये सारे अल्फाज थे, इनको देखने से हमारे जहन में इमेज बनती थी। मेटाफर मैंने बता दिया था आपको, जो है ब्लेसिंग जो है वर्क की जगह यूज़ हुआ है। आयरनी किसको कहते हैं, जब एक ही लाइन के अंदर दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल हो, ब्लेसिंग और डूम, एक जो है रहमत है और दूसरी सज़ा है, तो ये दोनों आपस में मुतज़ाद अल्फाज थे, तो इनमें तज़ाद पाया जाता था। इसी तरह पर्सनिफिकेशन का भी इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। अगर दूसरी लाइन में देखें तो फील्ड और फॉरेस्ट दोनों एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ तक थी इसकी ट्रांसलेशन। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो वर्ड्स यहाँ पोएम में से लिखे लिखे गए हैं, इनके सिनोनिम लिखने हैं और इनके आगे सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ट्रैंक्विल कहते हैं सुकून को, पुरसुकून होने को, तो पीसफुल इसका सिनोनिम है। आगे सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई लाइक पीसफुल एनवायरनमेंट। वैग्रेंट कहते हैं आवारा, ठीक है, फजूल, बेकार, तो इसका एक तो बैगर को भी कहते हैं, बेकारी को भी कहते हैं, उसका जुमला भी आप देख सकते हैं। और दूसरा मैंने इसका मतलब लिखा है वैंडरर, आवारा। शी ट्रेवल्ड एज अ वैंडरर, उसने जो है आवारा हो के, मतलब अपने आप को आवारा करके जो है सफ़र किया। बेकन कहते हैं वेव, ऑल द स्टूडेंट्स वर वेविंग। उसके बाद ब्लेसिंग, मर्सी को कहते हैं डूम, डिस्ट्रक्शन, इवेंटाई, डस्क, ये सारे आप सेंटेंसेस देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक्सरसाइज का पोर्शन है वो है कि जेरेंड क्या होता है। एक जेरेंड जो है इंग्लिश लैंग्वेज में एक टर्म यूज़ होती है, जो जब आप वर्ब के आगे आईएनजी लगा दें तो वो जेरेंड बन जाता है। लेकिन याद रखना है कि वो फंक्शन किसके तौर पे कर रहा हो, नाउन के तौर पे। कभी कभार जो है आईएनजी लगती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, जो कि कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होती है, तो वहाँ पे वो जेरेंड का काम नहीं करेगा।
जेरेंड तब होगा जब वो फंक्शन किसके तौर पे करेगा, नाउन के तौर पे, तो वो फिर जेरेंड कहलाएगा। जैसे कि नाउन के तौर पे ये मुख्तलिफ जगह पे काम कर सकता है। पहला है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, जैसे लेबरिंग और सूट माई स्पिरिट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है लेबरिंग और, तो इसमें लेबरिंग जो आया है लेबर वर्ब है, इसके आगे आईएनजी लगा है, तो लेबरिंग बन गया है, ये जेरेंड है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे आया था, आगे ऑब्जेक्ट के तौर पे हम देखते हैं आई एंजॉय ट्रैवलिंग दी मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे जो लुत्फानंदोज़ होना होता है वो किससे होता है, सफ़र करने से, ट्रैवलिंग। तो ट्रैवल वर्ब है, ट्रैवल से ट्रैवलिंग बना है, ये जेरेंड है और काम किसके तौर पे कर रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। फिर है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, के प्रीपोजिशन आए उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आए। आई सरप्राइज देम बाय वर्किंग इन द फील्ड एंड इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जेरेंड आया और इससे पहले आपको प्रीपोजिशन बाय भी नज़र आ रही है। और वह सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा कि सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई जा रही होगी। माई फेवरेट वाज विजिटिंग द ट्रैंक्विल रूम, जो है मेरा जो पसंदीदा है वो जो है आ रहा था पुरसकून कमरे की तरफ। तो विजिटिंग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो वर्ब वाज है उसको कंप्लीट ये कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे एक्सरसाइज है, मुख्तलिफ जेरेंड्स हैं। एक तो आपको पता चल जाएगा जेरेंड जो है आईएनजी फॉर्म लगी होगी वर्ब के साथ, लेकिन वो वर्ब ना हो, वो नाउन होना चाहिए, ठीक है। अब नाउन जो है चार केसेस हमने पढ़े हैं, चाहे वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होगा, या जो है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा। पहला है वॉकिंग द कैट, तो इसमें ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। दूसरा है आई पार्टिकुलरली इंजॉय ट्रैवलिंग, यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। तीसरे में जो है क्लाइंबिंग आ गया, उससे पहले प्रीपोजिशन आई है ऑफ, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। चौथे में देखें तो हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ट्रबल के बाद ये आया है। ड्राइंग वुड बी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। स्लीपिंग यहाँ भी सब्जेक्ट। उसके बाद माई फेवरेट पास टाइम इज़ रीडिंग, यहाँ जो देखें माई फेवरेट पास टाइम ये सारा सब्जेक्ट था और रीडिंग इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद वाशिंग क्लॉथेज यहाँ पे सब्जेक्ट है, लिसनिंग भी यहाँ पे सब्जेक्ट है। इसी तरह एक और एक्सरसाइज थी कि यहाँ पे जेरेंड्स कुछ दिए गए हैं, फाइंडिंग, नोइंग, सीइंग और फॉलोइंग। तो इनको मुख्तलिफ जो है केसेस में यूज़ करना है। पहले एज अ सब्जेक्ट, तो एज अ सब्जेक्ट मैंने फाइंडिंग को यूज़ किया, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टेक्स टाइम एंड एफर्ट। इसी तरह देखें नोइंग, तो इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, शी अवॉइडेड नोइंग दी सरप्राइज पार्टी डिटेल्स। फिर तीसरा है सीइंग, तो इसको एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन आए उसके बाद ये जेरेंड आना चाहिए। ही इज़ एंक्शियस अबाउट सीइंग हर अगेन, वो जो है बेताब था, एंक्शियस बेताब था, अबाउट सीइंग हर अगेन, उसको देखने के मतलब दोबारा। एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, के सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो। हर हिज ग्रेट फियर इज़ फॉलिंग, उसका जो बड़ा खौफ है वो गिरना है, मतलब कि फॉलिंग गिरने का जो प्रोसेस है वो उसका सबसे बड़ा डर है। तो इस पोएम के अंदर जो असल सेंट्रल आइडिया था उसका यही था कि पोएट जो है हमें जो है चैलेंज कर रहा है कि अपने काम को बोझ ना समझो, चाहे वो कितना ही मुश्किल, कितना ही बड़ा, कितना ही थकावट वाला क्यों ना हो। जब तुम इसको पैशन समझोगे, लगन के साथ करोगे, तो तुम्हारे लिए ये ब्लेसिंग साबित होगा। यहाँ तक थी इसकी मुकम्मल एक्सरसाइज और उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।